नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आदमपुर के महासंग्राम को लेकर हम बात करने वाले हैं। आदमपुर के उपचुनाव को लेकर कल फैसले का दिन है। सबकी निगाहें कल के दिन पर रहेंगी। उससे पहले दावे तमाम किए गए। चुनाव प्रचार से लेकर पोलिंग की बात करें या चुनाव परिणाम आने से पहले की भी बात करें, सभी दलों और सभी उम्मीदवारों, सभी नेताओं की ओर से अपने अपने पक्ष में जीत के दावे किए गए। उससे पहले आप जानते हैं कि आज की रात लगभग सभी उम्मीदवारों के लिए भारी मानी जा सकती है, क्योंकि आदमपुर का परिणाम कई नेताओं और कई दलों के भविष्य के साथ साथ हरियाणा की राजनीति को नई दिशा भी देने वाला है। चर्चा हम इसे लेकर करने वाले हैं, क्योंकि देखिए कल परिणाम आना है, उससे पहले क्या कुछ रहता है उसे लेकर हम चर्चा करेंगे। परिणाम किस तरह से हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करने वाला है, हरियाणा के बड़े नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर इसका क्या असर होगा, आदमपुर की जनता को क्या मिलने वाला है। कोई भी उम्मीदवार अगर जीतता है, ऐसी स्थिति में उस दल, उस उम्मीदवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर तो चर्चा करेंगे ही, और क्या कुछ समीकरण इसे लेकर बनते हैं इसे लेकर भी हम बात करेंगे। तो कल वोट काउंटिंग होगी और कल की परिणाम आएगा। महा कवरेज लगातार आपको हरियाणा न्यूज दिखाता रहेगा। मुख्य मुकाबला, हालांकि देखिए सभी दल, पैनल पर भी हमारे पास सभी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, वो सभी दावा करेंगे। सभी को इस बात से भी आपत्ति होगी कि मैं केवल दो दलों का मुकाबला क्यों मान रही हूं, लेकिन लोगों से हमने बात की। मुख्य मुकाबला कुलदीप बिश्नोई और जेपी में लोगों की ओर से बताया गया है। ग्राउंड जीरो पर हम गए, काफी लोगों से हमने बात की है, उसके आधार पर हमने ये दावा पैनल पर इस वक्त किया है। तो देखिए पोलिंग हुई 3 तारीख को, 3 नवंबर को पोलिंग के ठीक बाद बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की ओर से क्या कुछ कहा गया, बातचीत उनसे हमने की है, और किस तरह से विरोधियों को घेरा गया है, भव्य को लेकर, जीत को लेकर किस तरह से आश्वस्त नजर आए हैं। सुन लीजिए कुलदीप बिश्नोई को। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको? देखिए, मैं आज इस प्रकार का पोलिंग मैंने देखा। मैंने 34 साल के अपने राजनीतिक जीवन में मैंने लोगों में ये वोट डालने की इतनी उमंग नहीं देखी। या तो मैंने देखी थी 2005 में, जब स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी 72,000 वोट से जीते थे, या वो उमंग मैंने आज देखी है। तो बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जैसे दादा जैसे जीते थे, पोते ने वैसे ही जीत हासिल करनी है, ये विश्वास आपको है? लगता तो काफी हद तक वैसा ही है। जो बाकी विरोधी दावा करते हैं कि जीतेंगे या फिर बहुत करीबी टक्कर देंगे, ऐसा कुछ है? 6 तारीख को उनको मिठाई खाने बुला लेंगे यहाँ। आप शुरुआत से ही बात लेकर चले कि विपक्ष में बहुत दिन रहे, बहुत साल रहे, और अब सरकार के साथ चलना है। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर, अगर आप लोग बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर ही रहेगा? देखिए, हम अभी तक 4 उपचुनाव जीत चुके हैं। चारों उपचुनाव विपक्ष में जीता है हमने, तो वो फैक्टर यहाँ हमेशा परिवार का होता है। लेकिन निसंदेह सरकार के अंदर हम आए हैं, और सरकार से काम करवाना भी सबसे बड़ा जो खुशी लोगों के मन में थी, वो यही थी कि भाई सत्ता में जाएंगे, 2 साल काम करवाएं। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना मार्जिन रहने वाला है? देखिए, मैं 30,000 वोट से जीता था, और उससे कहीं ज्यादा वोटों से भव्य जीतेंगे। ये मेरा चैलेंज भी है, दावा भी है, विश्वास भी है। अच्छा, भव्य को आप मानकर चल रहे, विधायक तो बनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या आप ये भी मानते हैं कि कैबिनेट में अगर उन्हें जगह मिल जाए? हालांकि सीएम साहब को डिसाइड करना है, लेकिन क्या कोई ऐसी बात हुई थी या ऐसी कोई होप है आपको? देखिए, उनसे बात में क्या हुई वो खुलासा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आदमपुर हल्के की जनता निसंदेह चाहती है कि भव्य कैबिनेट में आए। जो कांग्रेस बार बार कहती रही, आपके विरोधी कहते रहे कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कभी आप पार्टी छोड़ते हैं, कभी किसी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी कहते हैं उन पर भरोसा मत करना, कभी उनके साथ चले जाते हैं, क्या उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट रहा होगा? देखिए, अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो मैं बहुत पहले उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश मुझे की कि मैं बन जाता। बहुत पहले कांग्रेस मुझे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बना रही थी, तब मैं बन जाता। मेरे पिताजी को गवर्नर बना रहे थे। हम पद के लालची लोग नहीं हैं। विष्णु जी, अगर आपके पास ये ऑफर थे जो कि आप कह रहे हैं, तब भी तो आप सरकार के साथ रहते, अगर कांग्रेस के साथ रहते, तो अब ऐसा अलग क्या होगा कि सरकार के साथ जाएंगे फिर विकास करवाएंगे? उस वक्त एक जो उनके जो ऑफर थे, वो मुझे खरीदने के ऑफर थे, और उस वक्त मैं सीएम की दौड़ में बहुत अग्रणी श्रेणी में था। अग्रणी था कि भाई एक कदम दूर था मुख्यमंत्री। मुझे सीएम बनूंगा तो काम ज्यादा हो सकता। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर आरोप बार बार ये लगते हैं कि उन्होंने 10 साल सीएम रहते हुए रोहतक का खूब विकास करवाया, लेकिन दूसरे जो जहां जहां बड़े नेता थे उनको नजरअंदाज किया गया। चौधरी भजन लाल को लेकर ही माना जाता है कि हिसार का बहुत विकास करवाया गया। माना जाता है, वो लोग दावा करते हैं। धरती पर नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अगर हिसार जिला में विकास किसी व्यक्ति ने किया है, उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और जयप्रकाश है। जयप्रकाश के एमपी बनने से पहले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या चीज थी हिसार में? आदमपुर का विकास करवाने की बारी है। पीएम से प्रभावित हुए हैं, सीएम की नीतियों से प्रभावित हुए हैं। हमने आपसे पहले उनसे ही बात की, उनका कहना है कि अब सरकार के साथ चलेगा आदमपुर। आदमपुर तो हाँ, ये ठीक है, आदमपुर सरकार के साथ चलेगा 14 महीने के बाद। 14 महीने के बाद चलेगा ना।
अब तो जयप्रकाश के साथ चलेगा आदमपुर। से भी बात की हमने, तो उनका कहना है ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक मार्जिन होगा, जितना कभी भजनलाल मार्जिन हासिल करते थे वो भव्य हासिल करेंगे इस बार। इसको सीरियस तो लेना नहीं, आप लोग पता नहीं क्यों ले रहे हो, मेरे समझ में नहीं आती। हम तो आपको भी सीरियस लेते हैं, उन्हें भी सीरियस लेते हैं। मैं तो लीडर हूँ, मैं तो नेता हूँ, वो नेता थोड़ा ही है, वो तो व्यापारी है, सूद को सूद के। पहले कुलदीप बिश्नोई को आपने सुना, उनके बाद आप जयप्रकाश को सुन रहे थे। जीत का दावा सबकी ओर से किया जाता है। दूसरे दलों के जो उम्मीदवार थे वो भी जीत का दावा करते हैं। जनता डिसाइड कर चुकी है। 3 नवंबर को उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। कल तस्वीर पूरी तरह से साफ होने वाली है। कल भी लगातार हरियाणा न्यूज पर वहां कवरेज जारी रहेगी, लेकिन आज चर्चा हम कर लेते हैं कि क्या कुछ समीकरण अब तक बनते नजर आए हैं। जो परिणाम आएगा वो कैसे हरियाणा की राजनीति को या दलों को या फिर उम्मीदवारों के भविष्य को तय करने वाला है। एक खास पैनल हमारे साथ है। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, नेहरू प्रवक्ता विजेंद्र रेणु हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेजेपी प्रवक्ता विभा पांडे जी हैं और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। चौहान साहब जी, वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, आज की रात तो वाकई बड़ी भारी होगी आप लोगों पर भी और उम्मीदवारों पर खास तौर पर, क्योंकि कल पर देखिए निगाहें हैं कि जनता डिसाइड तो कर चुकी है, लेकिन कल पत्ते जो हैं वो साफ होने वाले हैं। कल पिक्चर क्लियर होने वाली है कि आदमपुर ने किसे चुना है विधानसभा के लिए। रात भारी होगी ये तो मुझे लगता है कि बहुत सटीक शब्द प्रयोग नहीं है। हो सकता है कुछ लोग हों जिन पर भारी हो, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता चुनाव को जिस अंदाज में लेते हैं, चुनाव की जंग को जिस शैली, ऊर्जा और सोच के साथ लड़ते हैं, हम ये नहीं मानते कि गणना से पहले की रात हल्की या भारी होती है। हमारे लिए एक ये सामान्य रात्रि है और सामान्य रात्रि इसलिए कह रहा हूं कि हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। इस संग्राम में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने आदमपुर की धरती पर मतदाता के आंगन में, उसके घर पहुंचकर, गली गली पहुंचकर जो परिश्रम किया है, हमें पूरा विश्वास है कि कल जब ईवीएम खुलेगी तो ईवीएम उस परिश्रम की गवाही देगी। भारतीय जनता पार्टी उसकी नीतियों, उसकी सरकार के प्रति भी एक प्रकार की गवाही, एक प्रकार का विश्वास कल का जो परिणाम है वो प्रकट करेगा। हम अपनी जीत के प्रति, अपने प्रत्याशी की जीत के प्रति क्षण भर के लिए भी, रत्ती भर भी सशंकित नहीं हैं। हम केवल आशान्वित नहीं हैं, हम दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आदमपुर की जनता आदमपुर के विकास के लिए, सरकार में प्रत्यक्ष प्रभावी हिस्सेदारी के लिए भव्य बिश्नोई को भव्य अंतर के साथ कल विजयी बनाएगी। माने वो तो जनता अपना आदेश दे चुकी, कल परिणाम ईवीएम में से निकलेंगे तो वो जनादेश जो है वो गजब का होगा, सरकार के और हमारे प्रत्याशी के अनुकूल होगा। जी, गर्ग साहब आपने सुना चौहान साहब को, इनका दावा है कि जनता इस बार सरकार के साथ चलेगी, सरकार में हिस्सेदारी लेगी और भव्य जीत हासिल करने वाले हैं। साथ ही जेपी से भी खुद हमने बात की, मैंने उनसे बातचीत की, उनका दावा है कि सरकार के साथ तो चलेगा लेकिन 14 महीने बाद चलेगा, जब कांग्रेस सरकार में आएगी, उससे पहले जयप्रकाश के साथ चलेगा आदमपुर। ज्योति जी, कल आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। जिस प्रकार जनता ने उत्साही होकर वोट को पोल किया है, ऐसा लगता है कांग्रेस प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कई फैक्टर ऐसे थे कि सरकार से लोग नाराज थे, कुलदीप से लोग नाराज थे, यहाँ तक कि देखा आपने पूरा सरकारी अमला जमला, आप तो आदमपुर में कई दिन रहे हो, मैंने आपको देखा बार बार, सारी सरकारी अमला जमला वहां लग गया, पूरी सरकार लग गई, दोनों पार्टियां लग गई, एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ जेजेपी पार्टी, तीसरी तरफ भजनलाल परिवार और चौथी सरकार और सरकारी अधिकारी। उसके बावजूद भी जनता का ये मूड नहीं बदल पाए। जनता का मन बन चुका था भी सरकार को वोट की चोट से सरकार से बदला ले, क्योंकि आपने देखा किस प्रकार किसान मुआवजा के लिए आदमपुर में बैठे हैं, बाल समंद में बैठे हैं,
आंगनवाड़ी के वर्कर थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिला। जहां तक आपने भी देखा आदमपुर के अंदर किसी प्रकार का आपको विकास नहीं दिखा होगा, सफाई की नाम की कोई यही तो चीज कह रहे नहीं हैं, थी। कुलदीप बिश्नोई ये है जी? कह रहे हैं कि इस बार होगा ना विकास, क्योंकि सरकार के साथ चलेगा आदमपुर। अब तक तो दशकों तक विपक्ष में था, काम नहीं हो पाया। यही तो बात है, मैं कुलदीप जी की बात भी सुन भी रहा था। 2005 से लेके 8 तक वो सरकार में रहे, 3 साल सरकार में रहे जी। बापू बेटा एंड कंपनी, और साथ में बड़ा भाई प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था। किसने हाथ पकड़ा था भाई विकास ना करवा? विकास तो कभी भी, अब जहां तक मुख्यमंत्री कहते हैं हमने पूरे 90 के 90 हल्के में विकास जो है ना समान रूप से विकास कार्य करवाया। क्यों नहीं विकास कार्य करवाया आपने? जहां तक की सरकार के अंदर शामिल हुए 5.5 महीने हो गए, 5.5 महीने के अंदर विकास करवा लेते। टूटे सड़कें थी उसको पैच लगवा के रिपेयरिंग करवा लेते, सफाई व्यवस्था करवाते, पीने की पानी की व्यवस्था ठीक करवा लेते। आपने देखा, आपने जिस दिन वो वोट पोल हो रही थी 3 तारीख को, मैं आप लगातार आपके चैनल देख रहा था तो आपको देख रहा था, आप बेखूबी से हर पोलिंग बूथ पर जा जाके लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे। आपका सबसे बड़ी अच्छी बात लगी, आपने ये नहीं पूछा वोट किसको दोगे, आपने पूछा भी क्या क्या दिक्कत बताइए। लोगों ने क्या कहा? भाई हमारे को बड़ी नाराजगी है, कुलदीप ना तो आता, ना कोई काम करवाया, ना सरकार ने काम करवाया। आपके चैनल पर लगातार मेरी माताएं थी, बहनें थी, बुजुर्ग थे, युवाओं ने लेकिन आपने एक बार-बार और ये बात रिपीट की। आपने अच्छी बात की। आप अब तक जो कह रहे हैं उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि आपने हमारे ही चैनल को उस दिन देखा के, पूरे दिन देखा के। लेकिन दूसरी बात आपने ये भी तो सुनी होगी कि भले ही काम नहीं हुआ लेकिन जाएंगे भजनलाल परिवार के साथ ही। ये बिल्कुल सही और बात इस उम्मीद में भी जाएंगे कि सरकार में जाएंगे तो 2 साल अभी बाकी है, विकास होगा। चलिए इस बात ये का उत्तर आप बिल्कुल- अगली बार आप इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक। रेडू साहब, कितना कॉन्फिडेंस है कल को लेकर? अगर दिल पर हाथ रखकर कहें तो आपको पता होगा कि आप लोग मुकाबले में तो है नहीं। दूसरा, जेपी ये कहते हैं कि कुरडा राम को तो किसी ने मिसगाइड किया है, षड्यंत्र हुआ है, ठगी हुई है उनके साथ। परिणाम आने के बाद खुद ही वो हमारे साथ आएंगे और बताएंगे किसने ठगी की उनके साथ। हाँ, देखिए ज्योति जी, कुर्रा राम जी के साथ ठगी अगर कोई करने वाला तो जयप्रकाश स्वयं है, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा स्वयं है। क्योंकि चौधरी कुर्रा राम जी का हक बनता था वहां से टिकट लेने का कांग्रेस पार्टी की, और वहां जब पूरे हलके के लोगों ने महापंचायत करके चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के पास ये निवेदन करने का काम किया कि हमारा प्रत्याशी हम कुर्रा राम जी को बनाना चाहते हैं, आप इसको अपना काम से कलायत से देखा जाए तो कुर्रा राम के साथ ठगी करने वाली कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी ने भी उनके साथ ठगी करने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो उनको सम्मान देने का काम किया है, और हल्के की जनता के जो चाहत थी, उनकी जो मांग थी, उसके अनुरूप जो है अजय सिंह चौटाला ने उनको अपने टिकट पर चुनाव लड़वाने का काम किया। और दूसरी बात देखिए ज्योति जी, पोलिंग हो चुकी है, सभी का भविष्य जो है ईवीएम पेटियों में बंद हो चुका है। अब वहां पर कितने क्या विकास कार्य थे, किसने क्या किया, उन बातों पर न जा करके मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बाई इलेक्शन के माध्यम से ना एक बात तो खुल करके सामने आ गई है कि आदमपुर में आज तक सरकार ने कोई विकास नहीं किया। और जो सरकार का जो ये दावा करते हैं कि हमने समान विकास पूरे प्रदेश में करवाने का काम किया है, सभी विपक्षी विधायकों के भी सम्मान देने का और ग्रांट देने का काम किया है, ये आदमपुर के चुनाव ने सरकार की इस पोल को खोलने का काम किया है। क्योंकि एक तरफ कुलदीप बिश्नोई जी ने बार बार कहा है और आज भी कह रहे हैं, आज भी अभी आपने सुनवाया, आज भी इन्होंने ये कहा कुछ तो कि अब आदमपुर का विकास होगा। यानी कि आज तक आदमपुर ग्रांट की आप बात करते हैं तो मैं चाहूंगी कि हरियाणा न्यूज के पैनल पर फैक्चुअल बातें ही हो। 5 करोड़ रुपए तो विधायक को दिए ही जाते हैं, हालांकि ये कितना अमाउंट है कितना नहीं है, लेकिन सीएम साहब की पहल तो एक अच्छी है कि विपक्ष के विधायक को भी दिए गए हैं एक कार्यकाल में एक बार 5 करोड़, ठीक है। दूसरा, अगर सरकार के साथ विधायक होता है, सरकार के साथ जनता होती है तो कुछ तो उसका प्रॉफिट मिल पाता है। तीसरी बात ये कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर ही खुद ही कहा जाता है कि वो तो जाते ही नहीं थे विधानसभा, तो इसमें क्या सरकार की कमी मानी जाए या व्यक्तिगत तौर पर उनकी कमी मानी जाए? भले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला वो देते हैं। जो जल्दी बोले।
हाँ ज्योति जी, जहाँ कुलदीप की बात है, लगभग 140 बैठकें 3 साल में हुई है। कुलदीप जी ने एक भी बैठक को अटेंड नहीं, एक भी बैठक में अगर एक भी क्वेश्चन इन्होंने उठाया हो तो वो विधानसभा की तो सारी रिकॉर्डिंग होती है, वहां जाकर के देखी जा सकती है। लेकिन यदि ग्रांट दिया है सरकार ने तो कितने दिन पहले ये 5 करोड़ की घोषणा की है वो हमने देखा, सुना आपके चैनल पर भी कि 5 करोड़ अभी मुश्किल से पिछले 6 महीने जब आदमपुर का बाई इलेक्शन आ गया उस टाइम जो है सरकार इस साल से घोषणा करती है कि हर विधायक को 5 करोड़ दिए जाएंगे। वो दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे ये भी अभी गर्भ में है। सिर्फ बाई इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार की घोषणा की गई थी। और जिस प्रकार से अभी कुलदीप जी ने कहा है, आपने सुनवाया हमारे को कि अभी जो है परिश्रम, हमने जो परिश्रम किया उसकी गवाही आदमपुर की जनता देने का काम करेगी। कौन सा परिश्रम किया? एक बार भी आदमपुर की आवाज उठाने का काम नहीं किया। और इसके अलावा कभी हल्के के बीच में नहीं गए, लोगों ने से मिले। मैं तो ये कहता हूं ज्योति जी, अगर खुदा ने खास्ता भव्य बिश्नोई की जीत होती है तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि लोगों ने इसी बात का मन बनाया है। भाई आज तक तो हमारी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने सुनवाई नहीं हुई की गई। हो सकता है कि इन 2 सालों में हमारी कुछ पूछ हो जाए, हमें पीने का पानी मिल जाए, सड़कें बन जाए, इस आशा और उम्मीद के भरोसे हो सकता है इनके पक्ष में मतदान किया हो। अदरवाइज आज तक वहाँ लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। चलना ही फैक्टर होता तो बड़ौदा और इलाहाबाद भी तो हमने देखा है ना। बहुत सारी बातें हैं। चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आएंगे सर आपके पास। पहली ओपनिंग स्टेटमेंट में सबसे ले लूं एक बार, उसके बाद आएंगे आपके पास। विभा जी, आपकी पार्टी पर जो भी परिणाम आएगा उसका क्या असर होगा ये भी आप हमें बताइएगा। और दूसरा, कितना आप लोग शामिल रहे इस उपचुनाव में? क्योंकि दुष्यंत चौटाला आए थे 2 दिन, क्योंकि हम भी वहां पर मौजूद थे। उसके अलावा आपके कोई बड़े नेता, आपकी पार्टी के पदाधिकारी, आपकी पार्टी के लोकल लीडर्स नजर नहीं आए। दूसरा, डिप्टी सीएम के एक बयान को भी हमने नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया पर या बहुत सारी जगह पर लोहा गर्म है, चोट मार दो, इसको दूसरी तरह से भी पेश किया गया कि क्या कोई इशारा करना चाह रहे दुष्यंत चौटाला? नमस्कार ज्योति जी, बाकी सबको भी मेरा नमस्कार। ऐसा है कि जो विपक्ष अपनी हार ऑलरेडी मान चुका है, ठीक है, चाहे कितना भी ये लोग कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, इन्हें पता है कि इनका कोई स्कोप नहीं है जीतने का, ठीक है। मुंगेरी राज के हसीन सपने लोग देखे, तो इसलिए ये बार बार दुष्यंत जी के जो उन्होंने बोला उसको अलग अलग इशारों में बात करें। ये गठबंधन सरकार है, भव्य बिश्नोई की गठबंधन सरकार के साझा कैंडिडेट है और पूरी लगन के साथ दुष्यंत जी ने इनके लिए किया है, पूरी कैंपेनिंग की है, गए हैं उन्होंने किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जीतेंगे भव्य बिश्नोई जी। इसमें तो कोई 2 राय ही नहीं है, क्योंकि एक तो सबसे बढ़िया है ये आदमपुर के लिए कि सत्ता पक्ष सरकार के साथ अब वो भागीदारी होंगे, उनका विकास और होगा। दूसरा, भावात्मक उनके साथ ऑलरेडी है कनेक्शन, तो इसके अंदर मतलब जैसे कहा गया कि ये हमारे लिए एक और बस रात है, कल तो रिजल्ट आना ही आना है और एक आदमपुर हमारे लिए एक और हमारा विधायक आ जाएगा। साझा सरकार का, बीजेपी का, हाँ बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार का। ठीक है, चलिए मिलकर चुनाव लड़ा आप लोगों ने, लेकिन विधायक तो बीजेपी का ही होगा, इसमें क्या दो राय तो है ही नहीं। अनुराधा शर्मा जी, आप लोग हैं कहीं स्टैंड करते हैं आप लोग आदमपुर में? मैं सीधा पूछूंगी, भले ही आपको लगे कि बहुत आपकी पार्टी के लिए तीखा के कहीं हैं आप लोग रेस में, क्योंकि जेपी तो ये कहते हैं, जयप्रकाश को आपने सुना अभी कि आपके जो उम्मीदवार थे वो तो खुद ही बीजेपी के साथ चले गए। उनकी तो हमने बाइट भी सुनी जिसमें वो कहते नजर आए, वो भी तब जबकि कैंपेनिंग जारी थी कि मुकाबला जेपी और बीजेपी के बीच में है। देखिए ज्योति जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उपचुनाव हमेशा सरकार की परीक्षा का चुनाव होता है और जब चुनाव होता है तो सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आते हैं। आम आदमी पार्टी भी आई, हमने इस उपचुनाव में पूरी मेहनत की, आदमपुर के घर घर तक आम आदमी पार्टी को पहुंचाया, पार्टी की रीति नीति के बारे में लोगों को बताया। जो हमारा प्रयास है वो हमने किया। तीसरी बात यह है कि हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता सही निर्णय लेगी, परिवारवाद क्षेत्रवाद की बेड़ियों को काट के, और इस बार जनता ये बताएगी कि जनता अब जुमलों में आने वाली नहीं है, जनता झूठे वायदों में आने वाली नहीं है, जनता परिवार के प्रलोभनों में आने वाली नहीं है और जनता हरियाणा में बदलाव चाहती है। ये हमें पूरा विश्वास है। और रही ये बात कहने की कि दूसरे दल क्या कह रहे हैं, हमारा कैंडिडेट किसी के साथ चला गया वगैरह वगैरह, तो ये
राजनीतिक दलों का काम होता है, जैसा उनका विचार हो वो बोलने के लिए स्वतंत्र है, वो खुद कुछ भी उनकी ओर से कहा गया, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि मुकाबला इन दो में है। वो तो उनकी एक बाइट आपने अगर नहीं सुनी होगी, आपकी उम्मीदवार हैं, आपने सुनी होगी, नहीं भी सुनी तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुकाबला जेपी और भव्य बिश्नोई के बीच में है। आप सोचिए कोई उम्मीदवार की कैंपेनिंग के दौरान ये कह दे कि मुकाबला ही इन दो में है। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये बात किस प्रसंग में कही है, क्योंकि सिर्फ एक सेंटेंस सुना जाता है, लेकिन उसके आगे पीछे जो बातें होती हैं वो सामने नहीं होती। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस प्रसंग में कहा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जनता सही निर्णय लेगी और जनता हरियाणा में बदलाव के संकेत दिए हैं, जनता ने वोटिंग के समय भी दिए हैं। आप जैसा अभी गर्ग जी बता रहे थे, मैंने भी आपको सुना कि आप महिलाओं से बात कर रही थी, आपने बुलवाया महिलाओं को। पहले तो महिलाएं बोलना ही नहीं चाहती थी, एक भी महिला ने ये नहीं कहा कि हम कहीं संतुष्ट हैं या हमारे यहाँ विकास हुआ है। कितनी समस्याएं उन्होंने, पर्दा किया हुआ था, मुंह पे घूंघट डाला हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने आपको अपनी कितनी जरूरतें और बुनियादी समस्याएं आपको बताई। तो इनको देखते हुए हमें लगता है कि जनता सही निर्णय लेगी और आम आदमी पार्टी के पक्ष में निर्णय कल आएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। चौहान साहब, मार्जिन पर भी हालांकि हर एक चुनाव में रहती है नजर कि कितने मार्जिन से कौन जीता। अभी तो बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल है, अभी इंतजार करना है, अगर मगर की स्थिति है। मान लेते हैं एक बार के लिए दूसरे प्रवक्ता अगर आपत्ति ना करें कि भव्य जीतेंगे, तो अगर कम मार्जिन से वो जीतते हैं तो क्या उसे जीत समझा जाएगा? उस जगह पर जहां पर गढ़ है उनका, बार बार लगातार जीतते आए हैं, ऐतिहासिक तौर पर जीतते आए हैं और अब तो सरकार के साथ जाने का भी दावा है, तो पिछले बार के मुकाबले भी अगर मार्जिन कम हुआ तो ये तो कहीं ना कहीं लॉस रहेगा अपने आप में कि अब तो देखिए भजनलाल परिवार के साथ सरकार भी थी, गठबंधन की दोनों पार्टियां भी थी। देखिए, जहां तक जीत के बारे में नियम भी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एक वोट से जो जीत होती है वो भी संपूर्ण जीत होती है, उसे जीत ही कहते हैं। एक वोट अधिक आने से भी मैं माफी के साथ आपको शुरुआत में रोकूंगी। आप देखिए, आप व्याकरण के और राजनीति के दोनों के बड़े ज्ञानी हैं, आप सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। आप जानते हैं एक सिर्फ जीत होती है, एक प्रचंड जीत होती है, एक तरफा जीत होती है, एक कड़े मुकाबले में बड़ी मुश्किल से जीत होती है, एक पिछली बार से कम होती है, पिछली बार से ज्यादा होती है। जीत को लेकर भी बहुत ज्यादा विश्लेषण हो सकता है, तुलना हो सकती है कम से कम। रुकिए तो सही, मैंने आपके विश्लेषण को और आपके सवाल को गलत नहीं कहा जी। मैंने सीधे सपाट शब्दों में जीत को परिभाषित करने की कोशिश की, और वो मेरी परिभाषा नहीं है, वो जीत की ऐसी परिभाषा जिसको मैं, आप, व्याकरण, गणित कोई नहीं बदल सकता। कल जब आंकड़े मेरे और आपके सामने होंगे, मुझे लगता है कल इस प्रश्न पर चर्चा करना उचित रहेगा। मैं अपने प्रतिपक्षी मित्रों की ऑब्जर्वेशंस के आधार पर कुछ छोटी छोटी चीजें जोड़ना चाहता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता रेड्डू साहब ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, उन्होंने खुदा ना खास्ता भव्य जीत जाते हैं ये कहते हुए ये स्वीकार कर लिया लगभग कि वे अब दौड़ में नहीं हैं, वे कतार में नहीं हैं, जिस कतार में होने का, जिस दौड़ में, होड़ में होने का दावा जो है उनकी पार्टी मतदान के दिन तक कर रही थी। दूसरा, उनको भी यही लगता है, अभी लोकदल के मित्रों को भी, कि भव्य जीत रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को भी आपने सुना, उन्होंने भी स्वीकार किया कि इस चुनाव में उनको जो हासिल है, उन्होंने जो पाया है वो ये है कि ये अपनी पार्टी को आदमपुर हलके में लोगों को दिखा पाए हैं, नजर आ गए हैं, घरों तक गए हैं, गलियों तक गए हैं। ये उपलब्धि निश्चित तौर पर इनकी पार्टी को भी प्राप्त हुई होगी, ऐसा मुझे भी लगता है दूर बैठकर, और इन्होंने भी स्वयं स्वीकार किया है। परंतु चुनाव के मैदान में, जैसा आपने प्रारंभ में कहा, जो टक्कर है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जजपा के साझे उम्मीदवार भव्य बिश्नोई और नंबर 2 पर कांग्रेस, इनके बीच में है। जो जयप्रकाश जी ने कहा कि आदमपुर सरकार के साथ 14 महीने बाद चलेगा, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि आदमपुर की जनता सरकार के साथ चलने का ऐलान ईवीएम में बंद कर चुकी है, और 14 महीने बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की तीसरी बार सरकार बनेगी तो आदमपुर निश्चित तौर पर एक बार फिर से
अगली इस बार भी गठबंधन के में साथ आएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौहान के साहब, साथ अगली बढ़ेगा। बार भी गठबंधन में आने की तैयारी है क्या? मैं आज की तारीख में यही कह रहा हूं। मैं सुनिए मैं उत्तर दे रहा हूं जी। हमारी तरफ से आज हम गठबंधन में हैं, तो चुनाव अगला, हमने अभी तक ये नहीं कहा कि हम गठबंधन में नहीं होंगे। तो हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, गठबंधन में हरियाणा के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि ये गठबंधन 2024 के चुनाव में भी बरकरार रहेगा। लेकिन इस विषय पर नहीं जाते। मेरा ये कहना है कि अगले विधानसभा चुनाव में आदमपुर विकास के साथ और इस सरकार और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के साथ चलेगा। कल भी जो परिणाम आएगा वो इसी शैली में आएगा, क्योंकि आदमपुर की जनता वो तार्किक होकर मतदान करेगी, हमको इसका विश्वास है। और तर्क ये कहता है कि 24 की बात कहकर कांग्रेस ने कहा कि हम 24 में आने वाले हैं, आती हुई सरकार के साथ आ जाइए। कोई आप जनता को, मतदाता को बावड़ा मानते हो तो वो ये कह देगा कि जो आया नहीं, जो आ सकता है, जिसके आने की संभावनाएं भी क्षीण है, उसकी गेल लाग लो। जो है, जो सम्मुख है, जो साथ है, जो उनके हाथ में है, साधारण मतदाता उसको संभालने में विश्वास रखता है। वो तो देखिए, मतदाता, लेकिन मैं एक बात कहूंगी, आप लोग मानेंगे, आप लोग सहमत होंगे इस बात पे चौहान साहब। और ये कोई सवाल नहीं, जस्ट एक कमेंट करते हुए आगे बढ़ूंगी। इलाहाबाद में भी तो सरकार के पास जाने का ऑप्शन था, नहीं गया इलाहाबाद, है ना। बड़ौदा भी नहीं गया, लेकिन एक कॉमन बात यह है कि बड़ौदा भी एक गढ़ था, जिसका गढ़ था उसने जीता। इलाहाबाद में भी ऐसा हुआ, जो जीतता आया था उसने जीता। तो ये ऑप्शन तो तब भी था और गढ़ को लेकर भी बातें थी। दोनों चीजें हैं। हो सकता है कि दोनों उपचुनाव के जैसा ही इस बार भी परिणाम। मैं बात एक वाक्य बोलने दीजिए बस। मैं भी यही कहने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि गढ़ वाली जहां तक बात है, बड़ौदा किसी का गढ़ था, कड़ी टक्कर हमने उस गढ़ के गढ़पति को दी, और लेकिन वो सीट जीत गए क्योंकि उनका परंपरागत रूप से वो स्थान था। बिल्कुल। एलनाबाद परंपरागत रूप से किनका स्थान और ठिकाना रहा है, इस नाते से वो जीत गए। लेकिन दोनों ही उपचुनावों में हमने, भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत टक्कर अपने प्रतिद्वंदियों को दी। जहां पर सरकार भी है और गढ़ जिनका परंपरागत रूप से रहा है, अविजित गढ़, कभी कोई और जीता ही नहीं, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिसको आप और हम हल्के में नहीं ले सकते, उसको नकार नहीं सकते। और कल वो परिणाम में आपको नजर भी देखते हैं कि कल कौन किसको एक बात जो इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे रेड्डू जी ने एक बात इंपोर्टेंट काउंटर करना बहुत जरूरी है। जो रेड्डू जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को जो राशि देने की बात की विकास के लिए, हर विधायक को, वो 6 महीने पहले चुनाव के घोषित की गई। शायद रेड्डू जी को ध्यान नहीं होगा, केवल दुरुस्त करना चाहता हूं। कोविड का संकट आने से पहले, बहुत पहले ये सिलसिला शुरू हो चुका है और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में इस राशि के विकास कार्य सब विधायकों को रिकमेंड करने का अधिकार सरकार ने दिया जा चुके हैं। चलिए इसमें ज्यादा चर्चा ना करते हुए सभी को दिए जा चुके हैं। 3 विधायकों का सीएम ने नाम लिया था जिन्होंने एस्टिमेट नहीं दिया था, बाकी सभी को दिए जा चुके हैं। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अभी बजरंग दास जी, अभी तो चूंकि मैंने चौहान साहब को भी कहा कि अगर मान लीजिए भव्य जीते तो कितने मार्जिन से जीतेंगे, क्या असर होगा, इनसे सवाल रहा। अब अगर जेपी जीते, कितनी संभावना है कितनी नहीं, वो भी चर्चा का विषय हो सकता है। अगर जेपी जीते तो जयप्रकाश के भविष्य के लिए हो सकता है कि इसका असर हो, बहुत अच्छा असर हो, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अपने आप में। उनके कद में आप कह सकते हैं ऐतिहासिक तौर पर वृद्धि होगी कि उनकी जो एक्सेप्टेंस है कि हिसार में जहां पर भजनलाल परिवार मजबूत है, वहां उनकी स्वीकार्यता एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जाएगी, जो कि 2024 के परिणाम को भी प्रभावित करेगी। ज्योति जी, इस बात में कोई दो राय नहीं। आदमपुर भजनलाल जी गढ़ रहा है और भजनलाल जी 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और हमेशा आदमपुर से ही उन्होंने चुनाव जीता, केंद्र में मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे। उनके बड़े लड़के उप मुख्यमंत्री रहे, कुलदीप बिश्नोई भी वहां से विधायक रहा। यहाँ तक कि कुलदीप जी की माता जी जसमा देवी जी भी वहां पर विधायक रही, इसमें कोई दो राय।
इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि ये भजन लाल जी गढ़ नहीं है, उनका गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय। मगर सबसे मोटी बात आपने इस चुनाव में विशेष तौर पे देखी होगी, आदमपुर की जनता ना तो सरकार पे विश्वास कर रही थी और ना ही कुलदीप पे विश्वास कर रही थी। बार बार ये कहती थी भजन लाल जी ने काम किया। भजन लाल जी जब तो यहाँ पे विधायक रहे, भजन लाल जी मुख्यमंत्री रहे, भजन लाल जी सारे काम किए, विकास भी किए, सड़कें भी बनाई, स्कूल भी बनाए, नौकरियां भी दी। मगर भजन लाल जी के जाने के बाद कुलदीप जी ने कुछ भी नहीं किया, ना रोजगार दिया, ना कोई विकास का काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक बताया जोड़ों में जो पानी है, गंदगी के ढेर लग रहे हैं, गंदा पानी जोड़ों में भरा हुआ है, वो तक भी सफाई नहीं करवा पाए। ये मेरी माताओं ने, बहनों ने विशेष तक के आवाज उठाई और काफी बुजुर्ग तो ये भी कहते सुनते आ रहे भाई तो पेंशन ही कटवा दी। ऐसी स्थिति है। राशन पानी के वास्ते भी उन्होंने आपके सामने है कि एक बात उनके चेहरों पे स्पष्ट झलक रही थी। और आपके चैनल में एक बात जो आपने कहा था कि कईयों ने ये भी कहा कि हम इस बार मौका देंगे, बिल्कुल सही बात कहा, बिल्कुल कहा। मैंने देखा उन्होंने कहा लोगों ने भाई कोई बात नहीं, इस बार देखते हैं। और इस बार भी जब कुछ नहीं किया 2024 के अंदर घर बिठाने का काम करेंगे, यह बात भी लोगों ने कही है। कई लोगों ने कही है, कई लोगों ने साहब का भी बिल्कुल को दिया वोट, या कुछ नहीं कराया, हम तो कांग्रेस से देवांगे, जयप्रकाश से देवांगे। और ये भी कहा जयप्रकाश दिलेर आदमी है, काम कराने वाला है, काम करवाएगा, उसको वोट देंगे। यहाँ ये देखिए जो व्यक्ति भी 8 साल में, जहाँ मुख्यमंत्री जी की बात सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने रैली की आदमपुर में, मैंने पूरी रैली देखी और आपके टीवी, आपके चैनल पर लाइव देखी, पूरा लाइव आप चला रहे थे, बीच बीच में आपकी मैंने बयान भी देखे। मुख्यमंत्री खुद कहा मैं सरकार में हिस्सेदारी देने के लिए आपको आया हूँ। यही कुलदीप ने कहा भाई काम नहीं हुए, काम नहीं करवा पाए, मैं माफी चाहता हूँ, आगे सरकार है, सरकार में हिस्सेदारी देने के लिए आए हैं, सारी कसर काट देंगे। यही बात मुख्यमंत्री जी ने कही। तो इसका मतलब ये हुआ मुख्यमंत्री जी कोई काम नहीं करवाए, कुलदीप कोई काम नहीं करवा पाया। यही कुलदीप इसोई कहता था, बार बार कहता था, और 8 महीने पहले भी कहता था भाई हरियाणा का विकास नहीं विनाश किसी ने किया है तो हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। ये भी कहा उसने हरियाणा देश के अंदर सबसे बोधा मुख्यमंत्री कोई है, हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। और तीसरी बात और कही भाई किसी पे विश्वास कर लेना, भारतीय जनता बजरंग लाल जी, मत करना, बजरंग दास जी, ये सबसे बजरंग दास जी एक क्षण के लिए रुकिएगा। यह बात किसने कही? मैंने नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने। देखिए अब ये जो चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं वो सुन लीजिए, क्योंकि देखिए अभी तक आप लोग बड़े सलीके से चर्चा कर रहे हैं, तो एक दूसरे को केवल एक छोटी सी बात कहूंगा, बिल्कुल एक एक करके, अगर ये कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप सुन लीजिए, आपसे जवाब एक छोटी सी बात, बस एक छोटी सी बात। बजरंग जी बस बजरंग जी एक छोटी सी बात कहता हूं। राजनीतिक दलों में एक दल से दूसरे दल में जाना भारतीय प्रजातंत्र का हिस्सा है, कोई कानून किसी को आने और जाने से नहीं रोकता। आप भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे तब आप क्या कहते थे, जब आप कांग्रेस में चले गए तब आप क्या कह रहे हैं, इसमें अंतर मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जनता इतना सी बात नहीं समझती है। आपका सवाल कंप्लीट हो गया, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं, मैं इनकी बात वीरेंद्र जी की बात बताना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पुराने बयानों के आधार पर अगर आदमपुर का फैसला होना है तो हो सकता है कुछ और हो। वीरेंद्र भाई, आपने सवाल का जवाब भी दूंगा। जो आपने सवाल किया, मैं कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ महीने के लिए गया, एक बयान मेरा दिखा दो, भारतीय जनता पार्टी के हक में एक बयान, मेरे को ऊपर दबाव था और ये भी दबाव था बयान दीजिए, आप ये काम कर रहे हैं। मैंने एक बात कही थी, स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री सामने खड़ा कर लेना,
चलिए चर्चा को व्यक्तिगत ना, इनको थोड़ी जिस बात को लेकर शंका थी, आपत्ति थी, वो आपने जवाब दे दिया। मैं व्यक्तिगत तो कह ही नहीं रहा, मैंने एक जनरल कमेंट किया है। मैं एक जनरल कमेंट किया है, मेरा भी कोई पर्सनल आपको कहने का नहीं था। आप क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री के लिए भद्दे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप बार बार किसी पुराने बयान को उठा के मुख्यमंत्री को डेनिग्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने केवल इतनी सी बात कही, मैं क्योंकि वो चली गई बात, क्योंकि वो बात पुरानी हो गई। कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये बताना चाहता हूँ जनता को, भाई आज सच बोल रहे हैं या पहला सच बोलते थे। देखिए राजनीति में ये सवाल आपका जायज भी है और नहीं है। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। और जैसे कि चौहान साहब कह रहे थे, लोकतंत्र में ये खुला ऑप्शन है, कोई कहीं जाए। और दल बदल के लिए तो हरियाणा की राजनीति की देश भर में पहचान है। दल बदल के लिए हरियाणा पूरे देश में नाम रखता है, पहचान रखता है। बिल्कुल, मैं चलिए अभी आगे बढ़ते हुए रेडू साहब, कोई स्थायी दोस्त लोग स्थायी दुश्मन है, पर ऐसे नहीं बोलने चाहिए। चलिए साहब, अब मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर, अब मैं रोकूंगी आपको, बहुत समय दिया, सुनिए, नहीं बहुत टाइम दिया आपको। इस आदमपुर के अंदर 1 तारीख नहीं जज साहब, जब आपको टाइम मिला तो आप क्यों हल्ला क्यों कर रहे हैं? आपको टाइम दिया ना, ये अच्छा तरीका नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। जी विभा जी, पूछिए जो इनका मैं नहीं चाहती कि नहीं, देखिए आप जिसको जब वक्त दिया जाए तभी बोले। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से, मेरा निवेदन है सभी से। 1 मिनट मैंने नहीं जो बीच में बात करनी थी पूरी, वो नहीं कर पाया। अगले जवाब में कीजिएगा ना सर, मैं वाइंड अप नहीं कर रही हूँ अभी, अगले जवाब में दीजिएगा बात का जवाब अगली बारी में। रेडू साहब, इनेलो बहुत बुरी स्थिति में है, अब तक की सबसे बुरी स्थिति में हम कह सकते हैं। बार बार लगा कि कहीं पंचायत चुनाव लड़ लें या फिर निकाय चुनाव के माध्यम से या फिर किसी बाय इलेक्शन के माध्यम से कोई संजीवनी मिले, नहीं मिली। इलाहाबाद में भी क्या हुआ, मार्जिन भी पिछली बार से कम हो गया, जबकि किसान आंदोलन के नाम पर इस्तीफा दिया गया था। मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है सर, कोरडाराम को आप लोग लेकर आए, पंचायती उम्मीदवार बताया गया, बालसमंद से आते हैं, मैं बालसमंद में गई, लगभग सभी पोलिंग स्टेशन को कवर करने का प्रयास किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि कोरडाराम चूंकि यहाँ से आते हैं और उनको वोट देंगे, कुछ ने कहा यहाँ केवल इस गांव में मामला या मुकाबला त्रिकोणीय है, बाहर कोई मुकाबला नहीं, रेस में ये नहीं है। कुछ लोगों ने ये कहा कि कोरडाराम को वोट देना सरकार को फायदा पहुंचा रहा है, इसलिए हम कोरडाराम को वोट नहीं देंगे। तो कोरडाराम, कुल मिलाकर बात यह कि कोरडाराम मुकाबले में कहीं दिखे नहीं। उनके गांव में जहां 11,000 से अधिक वोट हैं, वहां भी लोग एक तरफा नहीं है उनके लिए। हाँ देखिए ज्योति जी, ये बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में कहीं ना कहीं सरकार के हर तरह के हथकंडे वहां पर अपनाने का काम किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिल्कुल बुरे हालात में नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इस चुनाव में बहुत कुछ पाने का काम किया है, बहुत कुछ इनकी इमेज में, हमारी इमेज में बहुत सुधार हुआ और वोट भी हमारे को काफी मिलने वाले हैं। और दूसरी बात वीरेंद्र जी ने जो कही थी कि हम दौड़ से बाहर हैं, वीरेंद्र जी हम दौड़ से बिल्कुल बाहर नहीं है। नहीं, पहले खराब नहीं थी, वोट प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूं ज्योति जी। हमारे को जिस प्रकार से कोरडाराम जी को हमारे नेताओं ने चुनाव लड़वाने का काम किया, पूरे हल्के ने हमारे को आशीर्वाद देने का काम किया। और पूरे हल्के में एक बात की चर्चा बार बार चली है कि यदि कोई सही उम्मीदवार है तो चौधरी कोरडाराम जी और इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार सबसे अच्छा उम्मीदवार है, सबसे समाज सेवी है और हल्के के बीच में रहने वाला है। बाकी दोनों उम्मीदवार वो भारी उम्मीदवार है, एक कलायती है तो दूसरा विलायती है। पंचायती उम्मीदवार तो आप वहां भी लेकर आए थे, तब कहा कि 20 से 25,000 तो इनकी जेब में वोट हैं, कहा गया था ना। जमानत बचाना अलग बात है, बहुत बुरे हारे। उसमें भी पूछे कि क्या वो बीएसपी का वोट था, क्या वो इनेलो का वोट था, वो किसका वोट था, क्या वो उम्मीदवार का वोट था, वो भी हमने देखा। तो पंचायती उम्मीदवार की तो बात ना करें तो ही अच्छा है। कुल मिलाकर इतना आप एग्री करेंगे, आपकी मजबूरी है, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर साफ है, हरियाणा की जनता देख रही है, मुकाबले में आप लोग नहीं है। नहीं ज्योति जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जो जींद के बाई इलेक्शन की आपने बात उठाई है, जींद का बाई इलेक्शन एक अलग हालात में हुआ था, पार्टी का नया विभाजन हुआ था। उस टाइम हमारे हालात, मैं मानता हूं कि हमारा जो वोट बैंक था वो जेजेपी के साथ काफी परसेंटेज में वहां चला गया था। लेकिन आज जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल का वो सारा का सारा वोट बैंक अब वापस इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ रहा है। और आप वो देख लीजिए 2014 का चुनाव देख लीजिए, जब हमारा विभाजन नहीं हुआ था, आदमपुर का चुनाव उठा करके देख लीजिए आप, 40,000 वोट हमारे को मिले थे।
और हर बार आदमपुर में भजनलाल और देवीलाल परिवार का ही मुकाबला रहा। हर बार देवीलाल परिवार ने टक्कर देने का काम किया था। हाँ, विभाजन के बाद हमारे को सेटबैक जरूर लगा था, लेकिन आज पार्टी हमारी बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इस चुनाव में हम बहुत सम्मानजनक तरीके से हमने इस चुनाव को लड़ा है। और ये भी कोई मतलब आश्चर्यचकित होने की बात नहीं रहेगी। हो सकता है कि चौधरी कुर्राराम जी कल चुनाव जीत भी सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। जिस प्रकार से जेजेपी को पिछले 2019 के इलेक्शन में लगभग 15,000 वोट मिले थे, 15,000 वोट स्थिति में हमें तो एक और 11 होते भी नजर नहीं आ रही। वो एक ही विधायक हैं आपके अभी, हालांकि आप लोग कहते हैं वो दूसरे सभी विधायकों के बराबर के, वो अलग बात के। हाँ, हमारे चर्चा को आगे ले जाते हुए विपक्ष के नेता भी अवैसिक जी हुआ करते थे। अगर पॉसिबल है तो आप लिख कर रखिए, अगले जवाब में आप बोलिएगा प्लीज। और अगर आपको कुछ बहुत अर्जेंट बोलना है तो बोलिए। चौहान साहब बोलिए। नहीं, बस कोई ऐसा अर्जेंट वाला तो नहीं था, लेकिन इतनी सी बात है कि रेड्डू जी का आशावान होना ये अच्छी बात है। किसी भी व्यक्ति को भी, दल को भी आशावान होना ही चाहिए। लेकिन रेड्डू जी के शब्द स्वयं ये बता रहे हैं कि वो आश्चर्य, कोई ऐसा जादू हो जाए, कोई अचानक कोई इस तरह का अनपेक्षित परिणाम आ जाए, इस तरह के किसी फैक्टर के आसरे पर हैं। धरातल की स्थिति उनको भी पता है, मुझको, आपको, सबको मालूम है। थोड़ा वीरेंद्र से मुझे बात करने दो। चमत्कार के इंतजार में आप ये कहना चाह रहे हैं? वीरेंद्र जी, इतना अति ऐसा है, अभी वो सारा ईवीएम मशीनों के अंदर बंद है। कल आपके सामने आएगा और कल आप भी इस बात को महसूस करोगे। हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। हम संभावनाओं के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर, जनता से बात की उसके आधार पर, कैंपेनिंग जो हुई इसके आधार पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, और एक निचोड़ तक पहुंचने का प्रयास हमारा है। विभा जी, आपकी पार्टी को लेकर ही हम बात कर लें। पिछली बार मैंने सवाल पूछा आपसे कैंपेनिंग को लेकर, या तालमेल कैसा रहा उसे लेकर। राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं दोनों परिवार, भजनलाल परिवार और अजय सिंह चौटाला परिवार। अब मजबूरी ही कह लीजिए गठबंधन की कि कैंपेनिंग जितनी की उतनी करनी पड़ी। लेकिन मेरा सवाल ये कि मैंने कुलदीप बिश्नोई से ये पूछा कि भव्य अगर जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो क्या आप चाहेंगे, अधिकार तो सीएम का है कि मंत्री बनाए नहीं बनाए, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए? तो कुलदीप बिश्नोई की ओर से कहा गया कि मैं नहीं बल्कि जनता चाहती है आदमपुर की कि कैबिनेट मंत्री बनाया जाए भव्य को। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है तो फिर गठबंधन की जरूरत या आप लोगों के साथ रहने की बात या जेजेपी के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि कर्मभूमि तो हिसार के दोनों की। ज्योति जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आप किसी की महत्वाकांक्षा को नहीं रोक सकते, पहली बात। अगर आप बात करें तो जेजेपी का ये जो संगठन है वो भी बार बार कहता है दुष्यंत जी को हम चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, सीएम देखना चाहते हैं। तो एक होती है महत्वाकांक्षा, और राजनीति में आज जो स्थिति है और कल जो स्थिति रहेगी, आप उसके ऊपर बांध के नहीं रख सकते किसी चीज को, हर चीज बदलती रहती है। ठीक है, आज के दिन अगर भव्य बिश्नोई जी जीतते हैं, और जो जीतेंगे ही, वो आदमपुर के लोगों की जीत होगी। क्यों? फिर से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सत्ता पक्ष सरकार में पहली बार उनकी भागीदारी होगी। तो इस तरीके से जो बहुत सालों बाद 26 साल बाद, ठीक है, तो उस हिसाब से, और बाकी रही हर कैंडिडेट के हाव भाव की, तो वो उसी से पता चल जा रहा है कि कौन जीतेगा। अगर आप आईएनएलडी के कुर्राराम जी की बॉडी लैंग्वेज देख लेते, हाव भाव देख लेते, उसके बाद तो इतने मायूस थे वो, उनका मनोबल इतना गिरा हुआ था, उसी से पता चल रहा था कि उनके पास कितने वोट आने वाले हैं, कहीं उनकी जमानत ना जब्त हो जाए। भव्य बिश्नोई जैसे अपना रात को निकाले थे, उन्होंने काफिला पूरा निकाला था, रैली सॉर्ट ऑफ निकाली थी, उससे उनका मनोबल पता चल रहा था कि किसकी जीत होने वाली है। ठीक है, और कांग्रेस का मैं उसके ऊपर ज्यादा बोलूंगी नहीं, क्योंकि वो पहले अपनी कांग्रेस पार्टी को जोड़ ले, उसके बाद भारत जोड़े, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और आप में तो पहले ही उनके अपने प्रत्याशी ने बोल दिया था कि ये तो खाली जेपीजी तीसरी बार हारेंगे एक से। तो अगर आप पूरा देखेंगे तो इसके सियासी ना देखें कि चौटाला परिवार पहले बंसीलाल जी से हारे, उसके बाद 2014 में दुष्यंत चौटाला जी ने हराया कुलदीप बिश्नोई को। ये अगर जीत होगी तो ये आदमपुर के लोगों की जीत होगी। आदमपुर की तो पहले भी हो गई थी ना, पिछले चुनाव में भी। मेरा सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा था कि अगली बार फिर क्या होगा, क्योंकि देखिए आप लोग साथ आ गए हैं, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ तो अभी तक अच्छी ट्यूनिंग हो नहीं पाई थी, जिस तरह के बयान आते हैं या ट्वीट आते हैं। अब एक और राजनीतिक प्रतिद्वंदी सामने होंगे, गठबंधन में होंगे,
और अगर आ जाते हैं, कैबिनेट में आ जाते हैं, जो कि पूरी तरह से अभी हाइपोथेटिकल है, अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं हिसार में जमीन कमजोर तो होगी, आप माने ना माने? तब की तब देखी जाएगी, पर अभी जो आज की बात कर रही हूँ इसके अंदर बिल्कुल आप तो कल भी नहीं देख सकते। अगर कल मान लीजिए दुष्यंत जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, आप उसमें क्या कहेंगे, है ना? तो वही कह रही हूँ, हाइपोथेटिकल तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, करनी पड़ती है मैडम। बहुत सी बातें तो संभावनाओं के आधार पर, आकलन अनुमान के आधार पर करनी पड़ती है राजनीति में। ज्योति जी मेरी छोटी बहन ने एक बात कही, अगर बब्बे बिश्नोई जीत जाते हैं तो इसका मतलब इनको भी पता है बब्बे बिश्नोई जीतने वाला नहीं है। इनको भी बाजी का पता है, बाजी डगमगाई हुई है और ये भी नहीं चाहते कि बब्बे बिश्नोई अगर तो जीतना तो जीतना ही है, कोई बात नहीं है, कल पता लग जाए अलग बात है। चलिए बहस ना करके केवल चर्चा करें, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, आपको बहुत बड़ा है। चौहान साहब जल्दी कहिए। ठीक है, गर्ग साहब आपकी बात को हमने समझ लिया कि इनको विश्वास नहीं है कि भावे जीतेंगे। भी नहीं चाहती कि ये जीतते। देखिए मुझे एक बात और लगती है, की बात थी मुझे ऐसे ही बात नहीं रुकिए नहीं, ये बाल की खाल निकाल रहे हैं, अगर बोल दिया ज्योति तो बाल की खाल निकालने वाली बात है। बाकी मैंने बता ही दिया प्रत्याशियों का बाल की खाल निकालने की बात नहीं है, एक शब्द की मायने की बात होगी। दुष्यंत जी ने क्या कहा था, भाई लोहा गर्म है, मैं छोटी सी बात मारो। चलिए अभी रुकते हैं चौहान साहब, जल्दी आप बोलिए। नहीं गर्ग साहब आप रुकिए, देखिए रुकने के लिए कहा जाए तो आपसे रिक्वेस्ट, आप रुका कीजिए। नहीं निवेदन है आपसे, निवेदन है मेरा, टाइम बहुत कम है। नहीं आप ऐसे नहीं बोल सकते ना लगातार। बोलिए चौहान साहब। एक क्षण अगर गरम लोहे और हथौड़े पे चर्चा करनी है तो मुझे तो ये लगता है कि सीधे तौर पर दुष्यंत भाई ने ये कहा था कि लोहा गरम है, हाथ पर हथौड़ा मारिए और आदमपुर को सरकार में सीधे तौर पर हिस्सा दिलवाइए। एक मिनट रुको ना मेरे मित्र, रुक जाओ एक क्षण। बजरंग जी मुझे क्या लेने दो ना, मुझे क्या कहने दीजिए। एक छोटी सी देखिए, मुझे एक बात सुन लीजिए ना, सुन लो मेरे भाई, ओह छोड़ो ना। अब बजरंग जी ये कोई तरीका, मैं एक छोटी सी बात मैं अलाउ नहीं करूंगी, नहीं मैं अलाउ नहीं करूंगी आपको ऐसी बात बोलना। सर मुझे म्यूट करवाना होगा। एक छोट क्या लेने दीजिए, बहुत जल्दी कंप्लीट कीजिए। हम चुप रहे। बजरंग साहब जी, आपको जानकारी है, आपको मैंने पूरा वक्त दिया कि चर्चा के लिए। सर 3 बार बीच में फिर बुलवा दिया। सर मुझे थोड़ी होता है, आप किसी हर एक को तो मौका दिया। देखिए आप ऐसे ही नाराज हो रहे हैं, आपको पता है मैंने आपको टाइम दिया है, आप ऐसे ही नाराज हो रहे हैं। आप डिबेट को कैसे देखिएगा घर पर? आपको देखिए अनुराधा जी हमारे साथ स्टूडियो में है, उनको दूसरा उत्तर देने का अभी टाइम नहीं मिल पाया। चौहान साहब आपसे भी निवेदन है, आप रुकें। सर जी आप देखिए मुझे आपत्ति है, आपकी शिकायत कर रहे हैं। चौहान साहब आप पूरे धैर्य के साथ चर्चा को सुन रहे हैं, एक बार भी उन्होंने बीच में नहीं टोका। तो अगर एक दूसरे को नहीं टोकेंगे तो आप लोगों को तो ज्यादा टाइम मिलेगा ना, फिर एक दूसरे के बीच में टोकेंगे समय कैसे मिलेगा? चौहान साहब मेरी मजबूरी समझिए, मैं अभी आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी, मजबूरी है मेरी, क्योंकि अनुराधा जी भी इंतजार कर रहे हैं। चलिए बहुत जल्दी, केवल एक छोटा सा वाक्य, केवल इतना है कि आदमपुर को सत्ता से च्युत करना, सत्ता से विलग करने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भूमिका आदमपुर के लोग नहीं भूले होंगे, भूल नहीं सकते। और अभी एक बार फिर प्रत्यक्ष सरकार में वापसी का अवसर आदमपुर क्यों गंवाएगा? चलिए कल तय हो जाएगा। अनुराधा जी बहुत जल्दी आदमपुर के लोगों को बावड़े समझते हो? अनुराधा जी आपकी पार्टी के लिए तो वोट काटू कहा गया कांग्रेस की ओर से कि केवल वोट काटने के लिए मैदान में है, पता आप लोगों को भी है। ज्योति जी कांग्रेस क्या कहती है या भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो तो आपने भी सुना, हमने भी सुना, जनता ने भी सुना। लेकिन लोगों ने ये भी सुना और लोगों ने ये भी देखा कि कुलदीप बिश्नोई जनता के बीच में हाथ जोड़ते देखे गए। लोगों ने ये भी सुना कि बीजेपी ने जाके बार बार डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करी। क्योंकि एक इंजन पे विश्वास नहीं था। केंद्र की नीतियों की बात की गई, मोदी जी की बात की गई, प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश सरकार ने क्या किया ये कहने के लिए कुछ नहीं था। जनता ने ये भी देखा कि पूरी की पूरी पब्लिक
किस तरह से आपने अभी जो आप देखिए सैदलपुर गांव में, और जिस ये कौन सा गांव है जिसमें आपने खुद बालसमंद, जी बालसमंद, जी दोनों बड़े गांव हैं, त्रिकोणीय मुकाबले की बात लोगों ने की, तो ये सारी स्थितियां लोगों ने देखी हैं। और अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि बयान तो उस त्रिकोण में आम आदमी पार्टी कोई कोण नहीं है। कुलदीप बिश्नोई के आम आदमी पार्टी किसी त्रिकोण में एक कोण भी नहीं है। चौहान साहब बीच में मत बोलिए आप, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मुझे अपनी बात नहीं, मुझे सरल सपाट बात है। नहीं, मैंने आपकी बात सुनी ना, आप बात त्रिकोण में आप कहाँ हो ये तो कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सरकार के प्रवक्ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बोलने नहीं देंगे। बोलने दीजिए अनुराधा जी। अभी मैं एक जानकारी दर्शकों को दे दूं, हालांकि हम हर एक मुद्दे हर एक खबर पर सबसे पहले जानकारी देते हैं, और कल भी आपका पसंदीदा चैनल, हरियाणा का सबसे विश्वसनीय चैनल आदमपुर बाय इलेक्शन को लेकर लगातार महा कवरेज दिखाता रहेगा। हम सुबह 7 बजे से लेकर लगातार जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक आपको कवरेज दिखाएंगे, साथ ही इसको लेकर कल भी चर्चा होगी। और आप सभी एक बार फिर से कल भी जुड़िएगा, क्योंकि जो दावे आप लोगों ने किए हैं, जो मार्जिन की बात की है, उसको लेकर एक बार फिर से आप सभी से सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में वक्त देने के लिए, हरियाणा न्यूज की इस बहस पर जुड़ने के लिए। तो आदमपुर के महासंग्राम को लेकर चर्चा हमने की, क्या है परिस्थितियां, क्या दावे किए गए हैं और क्या कुछ अब तक नजर आया है, उसे लेकर हमने चर्चा की। हालांकि कल तस्वीर साफ होने वाली है, जब सुबह 8 बजे वोट काउंटिंग शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे, चुनाव परिणाम सबके सामने होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।